नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके, और ये अपडेट एक धमाकेदार अपडेट होने वाला है, क्योंकि आज तक भले ही तेजस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है और डेवलपमेंट से लेके लगभग 2 ऑपरेशन स्क्वाड्रन की सफर में तेजस एक बार भी क्रैश होना तो दूर, इसमें एक बार भी कोई सीरियस टेक्निकल फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन फिर भी जिनका दिमाग अपने रेगुलर पोजीशन यानी कि सर की जगह किसी दूसरी जगह पर, जैसे कि घुटना उठना कहीं पर विस्थापित हो गया होता है, उनको लगता है कि तेजस एक फेलियर है और इंडियन एयरफोर्स खुद भी तेजस को इंडक्ट नहीं कर रही, जिसका कोई भी लॉजिक तो नहीं बनता है। और मेरी गुजारिश है कि करंट अफेयर्स में इनको 0 नहीं बल्कि -100 कुछ दिया जाए। तो तेजस को लेके अभी जो धमाकेदार अपडेट है, इसको सुनने के बाद क्रिटिक्स के अंदरूनी जगहों में तकलीफ होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भारत की तरफ से तेजस को एक इंटरनेशनल वॉर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजने का फैसला किया गया। वैसे अभी हाल ही में तेजस की तरफ से सिंगापुर एयर शो के दौरान बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया गया था और इसके बाद अभी तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस को ब्रिटेन भेजने का फैसला किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 5 FOC वेरिएंट की तेजस को भेजा जाएगा और ये ब्रिटेन में 7 से 25 मार्च तक होने वाली कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले, जिसमें ब्रिटेन के अलावा सऊदी, बेल्जियन और स्वीडिश एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब एक और चीज भी यहाँ पर पता चला है कि तेजस को जो आज तक इसके रेंज को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इसका रेंज बहुत कम है और ये लंबी दूरी की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, या जो भी लोग तेजस की रेंज को लेकर इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उनको बस यही कहा जा सकता है कि आपके साथ HAL की तरफ से एक छोटा सा प्रैंक किया गया था और वो कैमरा की तरफ देखकर हाथ हिला दीजिए, क्योंकि आपकी बेइज्जती तो पहले से ही हो गई है। अब अगर वापस अपडेट की बात करें तो अभी जब तेजस को सिंगापुर एयर शो के लिए भेजा गया था तो तेजस बिना किसी रिफिलिंग के ही और बिना कहीं पर रुके ही भारत से सिंगापुर तक पहुंच गया था, जिसमें तेजस ने लगभग 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तेजस जो है वो अपने साथ 3 ड्रॉप टैंक को कैरी कर रहा था। अब इसके अलावा अगर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर की बात करें तो ये तेजस के लिए पहला इंटरनेशनल कॉम्बैट एक्सरसाइज होने वाला है, जिसमें ये पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसमें तेजस को ब्रिटेन, सऊदी, स्वीडन और बेल्जियन एयरफोर्स के पायलट के साथ और उनके फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट या अलग अलग तरह की एयर एक्सरसाइज भी करना पड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज में तेजस बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होने वाला है और इसके रिजल्ट आने के बाद जो लोग अभी तेजस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके मुंह पे ट्रक के पिछवाड़े में लिखे हुए मुहावरे काफी जचने वाले हैं। अब एक बात तो यहाँ पे साफ हो चुका है कि तेजस में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी कॉन्फिडेंस को दिखाया जा रहा है और आगे चल के तेजस की एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल करने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका होने वाला है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। अब इसके बारे में हमने कल ही डिस्कशन किया था कि अभी इसमें थोड़ा बहुत उम्मीद बाकी है कि इस टेंडर को अभी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल इसमें सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से अभी मे भी इसको कैंसिल किया जा सकता था। अब यहाँ पर अगर 1 मिनट के लिए हम प्रोजेक्ट 75I के अंदर एक इम्पोर्टेड सबमरीन को खरीदने की बात साइड में रख देते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं अगर हम खुद के लिए एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को बना सकते हैं और अभी हम न्यूक्लियर एसेसन को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम खुद के लिए एक कन्वेंशनल सबमरीन को नहीं बना सकते? दरअसल अभी पता चला है कि इसी बीच जब प्रोजेक्ट 75I के अंदर हम ग्लोबल फर्म से सबमरीन को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तभी DRDO की तरफ से इंडियन नेवी के लिए कन्वेंशनल सबमरीन के डिजाइन को ऑफर किया गया था, लेकिन इस प्रपोजल को डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा स्कॉर्पियन सबमरीन को बेस करके भी एक सुपर स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को भी भारत को ऑफर किया जा रहा था, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें AIP सिस्टम जो था वो ऑफर नहीं किया गया था। अब दिक्कत ये है कि अभी DRDO के पास भी AIP सिस्टम मौजूद है, जिसको पानी के अंदर भी टेस्ट किया चुका है, लेकिन अभी तक इसको अंडर वाटर कंडीशन में यानी कि सबमरीन के अंदर डाल के पानी के अंदर टेस्ट नहीं किया गया है। और नेवी के मुताबिक जब तक DRDO इसको अंडर वाटर कंडीशन में किसी सबमरीन के अंदर टेस्ट नहीं करता है, तब तक इसको ऑपरेशनल नहीं किया जा सकता है। अब हालांकि आगे चल के हमारे कलवरी क्लास की सबमरीन में भी यही AIP सिस्टम लगने वाली है, लेकिन इसके लिए भी इनको किसी सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट करके पहले टेस्ट करना पड़ेगा और इसको सबमरीन में फिट करने के लिए DRDO के डेडिकेटेड सबमरीन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको काट कर उसके अंदर AIP सिस्टम को पहले फिट किया जाएगा और उसके बाद इसको पानी के अंदर टेस्ट किया जाएगा।
और इसके लिए नेवी को डीआरडीओ के सबमरीन को देना पड़ सकता है, जिसे वो अभी एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक नेवी की तरफ से डीआरडीओ के एक सबमरीन को नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से अभी तक डीआरडीओ पानी के अंदर एआईपी सिस्टम को किसी सबमरीन के अंदर डाल के टेस्ट नहीं कर पा रहा है। यानी कि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम खुद की सबमरीन को डेवलप नहीं कर पा रहे, या फिर यूं कह कि हमारे पास अभी खुद की एआईपी सिस्टम वाले सबमरीन को बनाने की काबिलियत मौजूद है, लेकिन हम जानबूझकर इस रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। अब जैसे कि अभी ड्रोन्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इनको कम खर्चे में बनाया जा सकता है, तो इनकी कॉस्ट के हिसाब से दुश्मन को बाकी किसी भी वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफी ज्यादा नुकसान को पहुंचा सकता है, और इसके अलावा इनको बाकी कई यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पिछले साल आपने देखा होगा जब चाइना के साथ हमारा जो फेसअप था वो तनाव पीक पर था, तभी चाइना की तरफ से कुछ ड्रोन्स की वीडियो को पोस्ट किया गया था, जिसमें चाइनीज ड्रोन्स लद्दाख रीजन में पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स तक कार्गो डिलीवर कर रहे थे। अब भारत की बात करें तो अभी डीआरडीओ की तरफ से भी ऐसे ही ड्रोन्स को डेवलप करने का फैसला किया गया, जो कि हाई अल्टीट्यूड रीजन में या जिन रीजन में पैदल जाना पॉसिबल नहीं है, या जहां पर हेलीकॉप्टर से कार्गो डिलीवर नहीं किया सकता, या बाकी कोई व्हीकल से वहां पर कार्गो लेके जाना संभव नहीं है, तो वहां पर ड्रोन्स की मदद से कार्गो को पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से अभी अपने सभी युवा वैज्ञानिकों की एक टीम को यह टास्क दिया जा रहा है, और वो सब अभी इंडियन आर्मी के लिए अलग अलग कैटेगरी की कार्गो ड्रोन्स को आगे चलकर डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। इन ड्रोन्स को स्पेशली हाई अल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने के लिए बनाया जाएगा, और ये लगभग 50 केजी की पेलोड को कैरी कर पाएंगे, और ये लगभग 10 किलोमीटर तक इनको डिलीवर करने की क्षमता रखने वाले हैं। इस ड्रोन की बेसिक डिजाइन की बात करें तो अभी बताया जा रहा है कि शायद एक ऑक्टाकॉप्टर डिजाइन होने वाली है, और इसे अभी डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया जाएगा। डीवाईएसएल की तरफ से बताया गया कि इन ड्रोन्स की मेन बॉडी को वो कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाने वाले हैं, जिस वजह से इसका वजन 80 केजी के अंदर ही सीमित होने वाली है, और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये लगभग 20 केजी तक की पेलोड को आराम से डिलीवर कर पाएगा। इन ड्रोन्स में एक्यूरेट टारगेट ट्रैकिंग और डिलीवरी सिस्टम के लिए एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक्यूरेट पोजीशन में कार्गो को डिलीवर कर पाएगा। इसको फुली ऑटोनोमस मोड में या सेमी ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया सकेगा। इसमें जीपीएस और रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन के साथ साथ एक फेल प्रूफ सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लिंक कट जाने पर बेस में वापस ड्रोन को आने में मदद करने वाला है। यानी कि अगर किसी भी कारण की वजह से ड्रोन का सिग्नल बेस स्टेशन के साथ कट जाए तो ये अपने आप वापस बेस में चला आएगा। पिछले साल नोएडा की कंपनी की तरफ से भी अपनी एक कार्गो हेक्साकॉप्टर को आर्मी को ऑफर किया गया था, जिसमें से इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 48 यूनिट को खरीदने का फैसला किया गया था, और ये ड्रोन लगभग 20 केजी की पेलोड को कैरी कर सकता था। लेकिन अभी डीआरडीओ जिन ड्रोन को बनाने की कोशिश कर रही है वो लगभग 50 केजी तक के पेलोड को कैरी कर पाएंगे। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है, और ये कोई एंटी पाकिस्तान या प्रो इंडिया अपडेट नहीं होने वाली। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की खानदानी दुश्मन है, और आपस में झगड़ा करना हमारा जन्मगत अधिकार है। लेकिन भले ही हम सोशल मीडिया में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहे या एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे, लेकिन असल जिंदगी में अगर कोई पाकिस्तानी बंदा भारत में कहीं पे मिलता है या कहीं दूसरे देश में एक दूसरे के साथ हम लोग मिलते हैं, या भारत का कोई बंदा पाकिस्तान जाता है, तो उनको वहां पर ऑनर के साथ ट्रीट किया जाता है। अब ये बात भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग खानदानी दुश्मन है, तो लड़ाई करेंगे तो वो भी हिस्टोरिक होगी, और एक दूसरे के देश में प्रॉपर वे में जाएंगे तो खातिरदारी भी हिस्टोरिक होगी। अब अगर पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1-2 सालों के अंदर ही एलओसी में इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, और ना ही एलओसी में अभी पहले की तरह फायरिंग वगैरह चलता रहता है। तो देखा जाए तो पहले जिस तरीके के तनाव हुआ करता था वो अभी नहीं रहा है। लेकिन आज भी हमारे देशों की जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, और उनमें से कुछ बिना लॉजिक वाले स्टेटमेंट भी होते हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो कि काफी लोगों को पसंद भी आने वाला है और काफी लोगों को पसंद नहीं आने वाला है। अब अभी तक क्या होता था कि हमारे जो लीडर होते थे वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ टेरर एक्टिविटी किया जा रहा है और एलओसी में फायरिंग वगैरह किया जा रहा है, और इसके अलावा और भी कई मल्टीपल इशू हैं जिनका जिक्र किया जाता था, और सेम तरह के स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ दिया जाता था। पर अभी इमरान खान आगे चल के ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि अभी तक ये जो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था इसे अभी खत्म करने का एक तरीका है, जिसमें वो सीधे तौर पर भारत की पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ एक डिबेट में बैठना चाहते हैं, जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आपस में अपने अपने तरफ से तर्क और सवालों को रख सकते हैं और एक दूसरे के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं।
और उनके मुताबिक अगर ऐसा किया जा सका तो इससे दोनों देशों के बीच मौजूद डिफरेंसेस काफी हद तक दूर किया जा सकता है और जो सच्चाई है वो सबके सामने भी आ सकता है। तो जो लोग भी गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं उनको अभी सच का पता चल सकता है। वैसे देखा जाए तो ये प्रपोजल मेरे हिसाब से काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आप सभी का जो ख्याल है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला अपडेट भारत और ओमान की तरफ से है। आप सभी को याद होगा एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि ओमान की एयरफोर्स की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि वो अभी भारत की एयरफोर्स के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसके लिए रॉयल ओमान एयरफोर्स की तरफ से अपने टीम को भारत भेजने का फैसला किया गया था। अभी इसको लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच एक बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज को कल से शुरू किया जा चुका है। इस एक्सरसाइज को अभी जोधपुर में कंडक्ट किया जा रहा है और इस एक्सरसाइज का नाम ईस्टर्न ब्रिज 6 रखा गया है। ये एक्सरसाइज अभी लगभग 5 दिनों तक चलने वाली है जिसमें दोनों देशों की तरफ से अलग अलग तरह की एरियल एक्सरसाइज और फॉर्मल ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है ये उसी एक्सरसाइज का 6th एडिशन है और पिछली बार इस एक्सरसाइज को 2019 में कंडक्ट किया गया था जिसको तब ओमान की मसीरा एयरवेज में कंडक्ट किया गया था और इस बार इसको भारत में जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि रॉयल ओमान एयरफोर्स की तरफ से इसमें F-16 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला अपडेट एक छोटी सी अपडेट होने वाली और ये अपडेट हमारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। एनआई की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से अपनी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर हमारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगभग 13,020 करोड़ सैंक्शन किया गया है। इसे फाइनेंस कमीशन साइकिल 2021-22 से 25-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसे दरअसल होम मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया गया था और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इन पैसों में आगे चल के हमारे बॉर्डर में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बॉर्डर पिलर, फेंसिंग, फ्लड लाइट्स या कोई भी मॉडर्न टेक्निकल सर्वेलेंस इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जा सकता है। अब देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर में कई जगह ऐसे हैं जहां पर एकदम खाली पड़ा हुआ है और जहां पर फेंसिंग की जरूरत है और कई बार ऐसा होता है जहां पर इलीगली बांग्लादेश से लोग भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। तो इससे आगे चल के रोकने में ये मदद कर सकता है और हमारे बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।